आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो टाइटल क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट वेरियस लेवल। फिर हम जानेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड मिनरल्स। फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। फिर हम बात करेंगे इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और इस यूनिट के लास्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड इको टूरिज्म इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस या कंसर्न। तो इस तरह से इस वीडियो में हम यूनिट 1 के सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी नीड क्यों है और स्कोप क्या है, और लास्ट में हम इसके कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा के बारे में। तो देखिए, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द एजुकेशनल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट। की पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा वो शैक्षिक प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़ के बारे में हमें बताता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, और इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा रोल है। तो जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ी वो सारी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो एनवायरनमेंट पर अपना प्रभाव असर डालती हैं, चाहे नेगेटिव डालती हैं चाहे पॉजिटिव डालती हैं, और हमारा क्या रोल है हमारे पर्यावरण के प्रति, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जनरली रिफर टू द करिकुलम एंड प्रोग्राम। कि जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हम करिकुलम एंड प्रोग्राम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए पर्यावरण शिक्षा में आमतौर पर पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को संदर्भित किया जाता है इससे संबंधित, जिससे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सकें, अपने एनवायरनमेंट के लिए उनका क्या रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता चल सके। इन दिस स्टूडेंट बिकम फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। कि इससे क्या होता है, विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण से परिचित होते हैं। It provides methods and techniques for keeping the environment clean and प्रिजर्विंग एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरणीय तथ्यों के संरक्षण के लिए विधियां और तकनीक प्रदान करती है। ठीक है, तो जब एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की जाती है ना तो हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। और हमारी एनवायरनमेंट में जब एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ कांटेक्ट होता है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को हम स्वच्छ रख सकते हैं, किन किन तरीकों से हम स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल हम कहते हैं रिसाइकल रीयूज करके, धीरे धीरे हम देखते हैं कि देखिए, अब अगर हम अब सोसाइटी की बात करें तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे, एक रूरल सोसाइटी है, एक अर्बन सोसाइटी है, शहरी समाज और ग्रामीण समाज। तो दोनों सोसाइटी में अगर आप देखेंगे ना तो जो शहरी सोसाइटी है, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि शहर में आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों के रहन सहन का तरीका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता।
और जब हम रूरल साइड में हम जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि गांव के लोग आज भी प्रकृति से जुड़े हैं। गांव में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। इसलिए वहाँ आप देखेंगे कि गांव साइड में देखेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, उतना ज़्यादा कूड़े कबाड़ी की दिक्कत नहीं होती। लेकिन शहरों में देखेंगे तो ज़्यादातर गंदगी हमें देखने को कहाँ मिलती है, शहरों में मिलती है। ठीक है। तो इसलिए जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरण के जो तत्व हैं उन, चाहे हम एयर की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, ठीक है, ये जो पर्यावरण के तत्व हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तकनीक है, इसके बारे में हमें पता चलता है। दिस एजुकेशन मेक्स स्टूडेंट अवेयर एंड एम्पावर देम टू सॉल्व प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कि यह शिक्षा वर्तमान और भविष्य की पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु विद्यार्थियों को जागरूक और सशक्त बनाती है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हवा है, ठीक है, वो पोल्यूटेड है। और सेकंड हम देखते हैं पानी है, तो वहाँ पर भी हमें वाटर पोल्यूशन की सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की हम, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में इस तरह की जो समस्या हमें देखने को मिलती है, तो इन समस्याओं के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक करना, ताकि विद्यार्थी इन चीज़ों को समझ सकें कि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं किस तरह से उत्पन्न हुई, ठीक है। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं जिसका एक बहुत ज़्यादा असर जो पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो पड़ा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो इनकी वजह से किस तरह से हमारे पर्यावरण की हानि हुई, तो इसके बारे में बच्चों को बताना और किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है, इसमें हमारा क्या रोल है, उसके बारे में बच्चों को बताना। तो ये शिक्षा वर्तमान और भविष्य की पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु विद्यार्थी को जागरूक और सशक्त बनाती है। अगर हम बात करें यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज एजुकेशन दैट कंसर्न अबाउट द टोटल एनवायरमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम and commitment to work individually and collectively towards the solution of current problems and prevention of new one। कि यूनेस्को ने क्या कहा इस बारे में कि पर्यावरणीय शिक्षा को ऐसी शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समग्र पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में चिंता करती है, ठीक है। जब एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो आप हम इसको इस तरह की एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं जो हमारी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में चिंता करती है और मौजूदा समस्याओं के समाधान और नई समस्याओं की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता जो है वो रखती है। कि हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा कि जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी, एनवायरमेंट से जुड़ी जो समस्या है उसके बारे में चिंता करती है, ठीक है। और साथ ही इसमें भी बताया जाता है कि इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करके किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे आजकल हम देखें तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां थी, धीरे धीरे सीएनजी की तरफ बढ़े, फिर हम इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं हम उसकी तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट लोगों से कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका अगर हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर हम उसको मानते हैं तो कहीं ना कहीं इस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। और साथ ही साथ हमें इन चीज़ों की भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है, ठीक है, हम उसको मतलब जो शहर साइड में हम देखते हैं ना कि पॉलीथीन, जैसे गवर्नमेंट कई जगह पे हम देखते हैं कि पॉलीथीन को पूरी तरीके से बैन कर दिया, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट है वो क्या है, पॉलीथीन है। तो जगह जगह धीरे हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमें भी अपनी लाइफ में इस तरह से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है ताकि हम अपने पर्यावरण के जो
जो ये समस्याएं हैं इसको हम कम कर सकें। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल चेंज चैलेंजेस अमंग इंडिविजुअल, कि व्यक्तियों में पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है, मतलब इस एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों की जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, उसको विकसित करना, ताकि लोगों के मन में अपने पर्यावरण के प्रति प्यार उत्पन्न हो। ठीक है, और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, और लोग उस बारे में संवेदनशील हो कि उसका किस तरह से उनके जीवन पर, आगे आने वाले लोगों के जीवन पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि व्यक्तियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। और टू यूज वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस, की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करना है। ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया की हम बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका यूज करना। टू डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए टाइम टाइम पे इस तरह के सेमिनार जो है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसको डेवलप करना। स्कूल्स में देखें, सोसाइटी में देखें, कॉलेज में देखें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में जानें। ठीक है, पर्यावरण की क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में जानें। तो इन चीज़ों के बारे में अलग अलग टाइम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अलावा टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन इज कंपलसरी पार्ट ऑफ द करिकुलम एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, की पर्यावरण शिक्षा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना। और टू प्ले अ रोल इन शेपिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी, की पर्यावरण नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाना, कि जो पर्यावरण से संबंधित नीतियां हैं, इस तरह की नीतियां, पॉलिसी जो आनी चाहिए, और किस तरह से, ठीक है, किस तरह से जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह इन चीज़ों पे पॉलिसी बनाई जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया के समस्त लोग, जो सारे जो स्टेट हैं, जो कंट्री है, सब साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े, अपना योगदान दे, जिससे पर्यावरण की जो समस्या है इसको कम से कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की क्या प्रकृति है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, की पर्यावरण शिक्षा किसी एक विषय या अनुशासन तक सीमित इसको हमें नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारी डेली एक रूटीन होना चाहिए, कि किस तरह से हम जो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम अपने दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, अपने हम पूर्वजों की बात करें, तो उन्होंने तो हमें यही सिखाया ना, कि एनवायरमेंट के साथ हमें चलना चाहिए। गांव में अगर आप पहले देखें तो आज के टाइम में तो प्लास्टिक का टूथब्रश यूज़ करते हैं शहर साइड में, गांव में तो लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट के साथ चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे तो नीम के दातून जो होते थे, बबुल के दातून होते थे, उससे क्या करते थे, ब्रश करते थे। और गांव में आप देखेंगे कि उस टाइम इस तरह के जो नाले, जैसे शहर में गंदे नाले ऐसे नहीं होते थे, लोग गांव में ही इस तरह से छोटे छोटे तालाब होते थे, जहाँ पर जो पानी घर के यूज़ कर, जो डेली पानी है वहाँ पे जाता था। तो उससे क्या होता था कि गांव के जो जानवर हैं उनके लिए भी गर्मियों में पानी अवेलेबल होते थे। तो आप इन चीज़ों को देखें तो गांव के लोग जो हैं वो नेचर के साथ चलते थे। वहाँ पर लोगों को बिजली की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, प्रकृति के साथ सोते थे, उठते थे, उसके साथ रहते थे,
पेड़ों के हम जो कहते हैं कटाई जो है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। ये तो जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, कंपनियां फैक्ट्रियां खुलने स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होने लगा। फिर हम पर्यावरण के जो साथ चल रहे थे, धीरे धीरे हमने उसका साथ छोड़ दिया, उससे विपरीत होते गए। ठीक है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, कि ये सिर्फ हमें इसको सब्जेक्ट तक पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इट इज एन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज सच एज साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, किया विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ, जनसंख्या, मतलब अलग अलग विषयों के साथ जोड़कर उसको पढ़ाया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की पर्यावरण शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि एनवायरमेंट में ना हमेशा चेंज आते रहते हैं। ठीक है। एनवायरमेंट में हमेशा चेंज आते रहते हैं, तो इस हिसाब से जब नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में, उनको इस बारे में जागरूक करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है, टाइम के साथ एनवायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ये सिर्फ कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। इट कैन बी टॉट फॉर्मली इन स्कूल्स, क्लासरूम, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, की इसमें स्कूलों, कक्षाओं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। तो आप अपने घर में, अपने समाज में, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हो। आपको पढ़ना भी है, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो आप इसको फॉर्मली तरीके से स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीख सकते हो, और इनफॉर्मल तरीके से अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने समुदाय के लोगों के द्वारा, एनजीओज के थ्रू, अलग अलग जो मीडिया, जो आपको न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स है, इको टूरिज्म है, इन चीज़ों के थ्रू भी आप इसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है। तो इसे परिवार, समुदाय, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, व्यवसाय या मीडिया, वनस्पति उद्यानों और इको टूरिज्म के माध्यम से भी अनौपचारिक रूप से भी समझाया जा सकता है। तो फॉर्मली भी सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी बताया, सिखाया, समझाया जा सकता है। तो सिर्फ एक क्लास के चार दीवारी तक सीमित नहीं है। आप सोसाइटी में भी जाएंगे तो इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, न्यूज़ चैनल से, उनके माध्यम से, आप अपने परिवार के माध्यम से, अपने बड़ों के माध्यम से भी इस बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस ऐसी जो नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं। It emphasizes understanding the interrelationship of nature and human system, की यह प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियों के परस्पर संबंध को समझने पर जोर देता है। इट रेंजेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल डायमेंशन, कि इसका संबंध स्थानीय से लेकर वैश्विक आयामों तक है। ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में स्थानीय समस्याएं क्या है, और इससे लेकर जो ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल से लेकर पूरे विश्व स्तर तक सभी की क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इट ऑल्सो डील विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डायमेंशन, की यहाँ पर पास्ट की भी बात की जाती है कि पहले हमारा एनवायरनमेंट कैसे था। धीरे धीरे जब ह्यूमन से ज़्यादा कांटेक्ट होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ें होती गई, जो मैन है धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अपोजिट जाता गया, तो किस तरह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सेम अगर यही प्रैक्टिसेस हम फ्यूचर में भी रखते हैं, तो उससे भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो इसमें पास्ट की भी बात की जा रही है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, आज की भी बात की जाती है, और फ्यूचर की भी बात की जाती है। तो तीनों डायमेंशन इसमें शामिल किए जाते हैं। अब अगर इसके एनवायरमेंटल एजुकेशन के नीड और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, कि यह हमारे पर्यावरण से जुड़े हर चीज़ के बारे में हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें अवेयर करता है। इट मेक अस अवेयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। इट सजेस्ट अस
वे टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड प्रोटेक्टेड। इट डेवलप्स द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की ये पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु लोगों की क्षमताओं को विकसित करता है। एंड इट टीचेस पीपल टू लिव एन इको फ्रेंडली लाइफ, की ये लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना सिखाती है कि किस तरह से हम पर्यावरण के साथ जी सकते हैं उसको बिना नुकसान पहुंचाए। इट डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों की समझदारी से बुद्धिमानी से उपयोग करने की अवधारणा को विकसित करता है। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज टुवर्ड द एनवायरमेंट, कि यह पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों से हमें परिचित करवाती है। एंड इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, की पर्यावरण का एक एकीकृत ज्ञान प्रदान करती है अलग अलग विषयों के माध्यम से। ठीक है, अब हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो जब हम इसकी स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करेंगे। कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय प्रबंधन शामिल है। तो ये तीन चीजें क्या है देखते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ द एनवायरमेंटल, की पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की जो प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल है इसकी एक साइंटिफिक स्टडी शामिल है। मतलब क्या है, किस तरह की साइंटिफिक स्टडी है, तो इट कवर्स द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एयर वाटर सॉइल एंड लैंड, की इसमें वायु जल मिट्टी और भूमि आदि तत्वों का अध्ययन शामिल है। और the major stress is on the effect of human interaction with the environment that produces changes and damages the environment, की इसमें मुख्य जोर पर्यावरण के साथ जब मानवीय संपर्क के प्रभावों पर है, जो पर्यावरण में परिवर्तन और क्षति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें हम बात करते हैं जो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है। ठीक है, इनका अध्ययन शामिल होता है। और साथ ही साथ इनसे जब मानवीय संपर्क होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो उसका पर्यावरण पे क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर बात की जाती है। ठीक है, फिर जब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, की पर्यावरण इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करता है। कि किस तरह से वैज्ञानिक और जो इंजीनियरिंग जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका उपयोग करके हम अपनी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इसको दूर कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें अक्सर हम रिसाइकल रीयूज इन चीज़ों की हम बात करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड रिड्यूसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, की यह पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों की पहचान करता है, उसको एसेस करता है और उन्हें कम करने की कोशिश करता है। तो इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द एनवायरमेंट, इंप्रूविंग एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड क्रिएटिंग हेल्दी लिविंग, की इसमें पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और स्वस्थ जीवन का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, की पर्यावरण का संरक्षण। तो हम देखते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लॉइटेड रैपिडली, की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ है, तेजी से नाश हुआ है। तो इसका नकारात्मक जो प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर पड़ रहा है। और प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन के संकट ने पर्यावरण संरक्षण की जो ये धारणा है इसको जन्म दिया है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑफ एवरीवन, कि सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, तो सबका काम है उसको फॉलो करना, उसको मानना।
पीपल शुड मेक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड हैबिट्स अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, की लोगों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आदतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप ठान लो कि मुझे जो है प्लास्टिक की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कोशिश करो कि यूज नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि आप अपने गली मोहल्लों में अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, क्या है? प्लास्टिक है। तो अगर आप ये ठान लो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम यूज करना है, तो जब इंडिविजुअल जो है यहाँ पर एफर्ट्स, प्रयास जो है होने चाहिए। ठीक है। इट नीड टू बी मेड कंपल्सरी एट वेरियस लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, किसे विद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में इसको सभी को पढ़ाया जाना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से इस दिशा में समाज में व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और इस दिशा में सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, अपना भाग देना चाहिए। ठीक है। तो सब मिलकर अगर इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सरकार, लोग, ठीक है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे इस दिशा में, तो हम देखेंगे कि इस जो हमारा पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट वेरियस लेवल, की विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा की वर्तमान स्थिति। तो क्वेश्चन आता है, जब हम वेरियस लेवल्स की बात करें तो किस लेवल की बात करें? ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल्स में हम देखते हैं प्राइमरी होता है, अपर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सीनियर सेकेंडरी होता है। तो अलग अलग लेवल पे हम जानेंगे, समझेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या स्थिति है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट वेरियस लेवल, की विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा की वर्तमान स्थिति। तो देखिए, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं और अपने भारत की बात करते हैं, तो द रूट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर, की पर्यावरण शिक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो वहाँ पर भी जो यज्ञ हवन होते थे, उनके माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध किया जाता था। ठीक है। जो हमारे एनवायरमेंटल के 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे हम एयर की बात करें, हम जल की बात करें, ठीक है, हम आग की बात करें, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको स्वच्छ रखने के लिए ही हवन होते थे। ठीक है। तो हम प्राचीन काल से देखें, आज तक भी देखें, तो हमारे जो लोग हैं भारत में, जैसे हमने देखा कि अंग्रेजों के आने से पहले, यूरोपियन के आने से पहले, यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। ठीक है। और हमारे कल्चर में भी, हमारे पूर्वजों के द्वारा भी हमें यही सिखाया जाता था कि पर्यावरण के साथ चलना है। तो द रूट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर, की पर्यावरण की शिक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति में विद्वान है। हमारे यहाँ पर पर्यावरण की, वृक्षों की, सबकी पूजा की जाती है, तो इनको देवतुल्य माना जाता है। जो एनवायरमेंटल के जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनकी भी पूजा की जाती है। ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ करेंट एजुकेशन, की पर्यावरण शिक्षा वर्तमान जो शिक्षा है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? क्योंकि देखिए, आज का टाइम देखिए, तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है। टाइम से बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है। सूखा, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल करके ना चलने की वजह, हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी जरूरतों के कारण। ठीक है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ करेंट एजुकेशन, इसलिए पर्यावरण शिक्षा वर्तमान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की यह समकालीन पर्यावरणीय समस्याओं की समझ प्रदान करती है, ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानें, हमारे लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट का क्या महत्व है, उसके बारे में उनको पता चले। और
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं और उसका हमारे ऊपर क्या एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें बच्चों को बताना है, अवेयर करना है, तो उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, उनको देनी चाहिए। ठीक है। तो यह समकालीन पर्यावरण समस्याओं की समझ प्रदान करता है। इट एनकरेजेस अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, की है प्राकृतिक दुनिया, प्रकृति के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाता है। इन द ईयर 2005, एक बहुत बड़ा अगर हम बात करें 2005 में, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड ऑल एजुकेशनल एजेंसीज इन द कंट्री टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। की 2005 में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि देश की जो सभी शैक्षणिक एजेंसियां हैं सबको निर्देश दिया कि पर्यावरण शिक्षा, क्योंकि पर्यावरण के महत्व को सबको बताना चाहिए। आज के टाइम की जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसलिए अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आगे आने वाले समय में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एजुकेशनल एजेंसियां हैं सबको निर्देश दिया कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल स्कूल में उसका एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, ये सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसी ईयर हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी आया। ठीक है। तो इस दिशा में ये भी एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुई। और इन दोनों के चाहे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करें और 2005 में जो एनसीएफ आया उसकी बात करें, तो फिर क्या हुआ, based on these directives, NCERT has developed a graded curriculum for environmental education for class 1 to 12 की। इन निर्देशों के आधार पर एनसीईआरटी ने जो करिकुलम है उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को शामिल किया क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो देखिए, जब हम क्लास प्राइमरी अगर लेवल की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं क्लास 1 और 2 में, ठीक है, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाती है। उनको जो ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, क्लाउड्स हैं, उनके बारे में बच्चे पोएम्स में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है। बच्चों से अलग अलग जैसे सीड्स हैं, लीव्स हैं, इस तरह से बच्चों को छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं कि आपको कलेक्ट करना है। ठीक है। और जब थर्ड क्लास में आते हैं तो थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहेंगे आसपास। तो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में एनवायरमेंटल स्टडी जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से जो है अवेयर हो सके, उनके बारे में बच्चों को अच्छे से पता चल सके। उसके बाद जब हम देखते हैं क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है एनवायरमेंटल स्टडी, बल्कि सोशल साइंस। ठीक है। और जो साइंस है उनके साथ बच्चों को जो हम देखते हैं यहाँ पर जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है वो सोशल साइंस और साइंस में वो मिक्स होता है। ठीक है। तो उसके साथ बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसमें जैसे सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है। बाकी साइंस में तो इन दोनों सब्जेक्ट में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन एक तरह से आप कह सकते हो कि बिल्कुल मिला होता है, मिक्स होता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के द्वारा बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। और जब हम 11th 12th क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसकी कोई अलग से बुक नहीं है, बल्कि वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब हम अलग अलग लेवल की बात करते हैं, तो एक बेसिक नॉलेज आपको हो गई कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक अलग अलग लेवल पे किस तरह से बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जाता है। अब हम एक एक लेवल की बात करेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, फिर अपर प्राइमरी मतलब क्लास 6 से लेकर 8, जिसको एनईपी 2020 में क्या कहा गया, मिडिल स्टेज। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल जिसमें 9th 10th क्लास की बात करेंगे, और फिर हायर सेकेंडरी जिसमें 11th 12th क्लास की बात करेंगे। अब जो एन ई पी 2020 आया है उसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों को मिलाकर एक सेकेंडरी स्टेज कर दिया गया 9 to 12। तो अलग अलग लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की बात करते हैं।
द सिलेबस ऑफ ईवीएस इज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड सीबीएसई की ईवीएस का पाठ्यक्रम राज्यों और सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया जाता है। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ईवीएस जो बुक है उसमें क्या टॉपिक दिया जाए तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है। जैसे सीबीएसई हम देखें तो एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करती है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्लास तो एनवायरनमेंट एजुकेशन है, बच्चों को मैथ्स के साथ लैंग्वेज के साथ पढ़ाई जाती है, और थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ईवीएस, ठीक है। जनरली नो सेपरेट ईवीएस बुक इज यूज्ड इन क्लास 1 एंड 2, कि 1 और 2 में किसी तरह की अलग से कोई बुक यूज नहीं की जाती, बल्कि ये मैथ्स के साथ लैंग्वेज के साथ पढ़ाई जाती है। और क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईवीएस नाम से, एनवायरमेंटल स्टडी नाम से जो बुक है जिसमें बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जब प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो मेकिंग स्टूडेंट्स फेमिलियर विद देयर ऑन बॉडी, कि विद्यार्थियों को अपने शरीर से परिचित कराना, ठीक है। डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट वंस करंट सराउंडिंग, कि अपने वर्तमान के जो परिवेश है आसपास है उसके बारे में बच्चों को बताना। और इसके अलावा जो चाहे हम फूड की बात करें, हम वाटर की बात करें, एयर की बात करें, ठीक है, हम शेल्टर की बात करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। और उसके बाद रोल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन आवर इकोलॉजी, कि हमारी पारिस्थितिक में पेड़ और पौधों की क्या भूमिका है, हमारे लाइफ में इसका क्या महत्व है। इसके अलावा फेमिलाइजेशन विथ लोकल जो बर्ड्स हैं, जो हमारे आसपास की जो चिड़ियां हैं, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हम देखते हैं ना कि कबूतर हो गई, गौरैया हो गई, तोते हो गए, इन चीज़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और हम अपने आसपास की जो वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, उन उनके बारे में, जैसे बच्चे ने आसमान में क्लाउड्स देखा, मून देखा, सन देखा, स्टार देखे, इन चीज़ों के बारे में। और इसके अलावा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, की स्वच्छता और सफाई के महत्व के बारे में बताना। जो फेस्टिवल्स एंड नेशनल डे सेलिब्रेशन है, जैसे एक सिंपल सा हम देखें ना कि लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है, तो इस तरह के जो त्यौहार हैं उनको साथ मिलकर मनाना, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन में प्राइमरी लेवल में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चों को, चाहे हम बात करें सूर्य के प्रकाश के बारे में, रेन के बारे में, एयर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। अलाइनमेंट अबाउट एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, की पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकते हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट, की जल संसाधनों और वनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, आगे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसके बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज में पढ़ाया जाता है। अब हम अपर प्राइमरी की बात करें, मतलब क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक, तो इस स्तर पर अगर हम देखें अपर प्राइमरी में, तो यहाँ पर बच्चों को जो एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, तो जो सोशल साइंस और साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल कंसेप्ट अलोंग विद द कंसेप्ट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज। इन सब के साथ लैंग्वेज में भी देखें तो बच्चों को अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अपर प्राइमरी स्टेज में देखें तो साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इनके माध्यम से बच्चों को अपने पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे ना कि इस पर बच्चों से कहा जाता है कि अच्छा चलो इस पे ऐसे लिखो, निबंध लिखो, ठीक है। तो इन लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस के माध्यम से बच्चों को इस स्तर पर जो एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है। तो कौन कौन से टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं साइंस, सोशल साइंस की हम बात करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, वाटर साइकिल हो गया, फूड चैन हो गया। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन और मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, और वेरियस एनिमल स्पीसीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, की विभिन्न पशु प्रजातियां और उनकी विशेषताएं। इसके अलावा जो हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अवेयर किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और बाकी ओजोन लेयर है धीरे धीरे जो ख़त्म हो रही है, क्या नुकसान है, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, की पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। इसके अलावा समुदाय और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रयता, ठीक है, कि
समुदाय और पर्यावरण के बीच में क्या आपसी संपर्क है, किस तरह से जो पर्यावरण है हमारे समाज के लिए आवश्यक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमें जो फसलें मिलती हैं, ठीक है, वनों से हमें जो फल मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें कहाँ से मिलती है, अपने पर्यावरण से मिलती है। तो एक तरह से पर्यावरण हमारा आश्रयदाता है, हमारा अन्नदाता है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो जानवर हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, शाकाहारी मांसाहारी दोनों जानवर क्यों होने चाहिए, एक बैलेंस होना क्यों जरूरी है। अगर जो मांसाहारी जानवर हैं अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर उससे क्या नुकसान होगा, उसका क्या जो एक नेगेटिव असर है हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है, जनसंख्या क्या प्रभाव क्या पड़ सकता है, और जो डिफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई है, उसका हमारे पर्यावरण पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हमारे पर्यावरण पर नेगेटिव असर पड़ता है। जैसे आजकल हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना, और इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा में जो हमारी नागरिकों की, ठीक है, हमारे सोसाइटी की क्या रोल है, क्या भूमिका है, इनके बारे में बताना। फिर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें, मतलब क्लास और 9th और 10th की अगर हम बारे में हम बात करें, तो इस लेवल पे भी बच्चों को साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज के माध्यम से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर फिर उतनी ज़्यादा बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में तो बच्चों को डेमो दिखाना पड़ता है, वीडियोज दिखाने पड़ते हैं चीज़ें समझाने के लिए। लेकिन जब बच्चा 9th क्लास में आता है, 10th क्लास में आता है, तो बच्चा इतना होशियार हो जाता है कि वो उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, फिर हर चीज़ उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप स्टार है तो स्टार को आप इमेजिन कर सकते हो। मैं कहूँगा स्मोक, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को दिखाकर बताना पड़ता है। तो एट दिस लेवल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंट्रोड्यूस, की स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की अमूर्त अवधारणाएं पेश की जाती हैं। They are expected to analyze past and present environmental condition and forest forecast the future। कि उनसे अतीत कि पहले किस तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा, चारों तरफ पेड़ हैं, नदियां साफ होती थी, लेकिन आज में देखते हैं तो पेड़ कट रहे हैं, नदियां गंदी हो गई। तो इन चीज़ों का बच्चों से अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है। तो धीरे धीरे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन टेक्स्ट बुक एट दिस लेवल इंक्लूड हम फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो इस लेवल पे भी हम देखते हैं तो साइंस में हम देखें तो 9th 10th में तो फिजिक्स, बायोलॉजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सोशल साइंस में देखें तो जियोग्राफी के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर, तो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सोइल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड pesticides on our ecosystem and soil, proper disposal of domestic and industrial waste, wildlife protection, bioenergy, nuclear energy, radiation hazard, environmental laws and acts, sewage disposal and क्लीनिंग ऑफ रिवर्स। तो इन सारी चीज़ें कि नदियों को साफ करना, वन संरक्षण, जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, मृदा रसायन, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है, अवेयर बच्चे होते हैं। फिर हम हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं, 11th 12th क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो एट दिस लेवल द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ वेरी सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेटेड होता है। लेकिन हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब बच्चा 10th के बाद 11th 12th क्लास में जाता है तो ये सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। जिन बच्चों को सीखना है, जानना है, वो बच्चे इन सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये सब्जेक्ट जो होते हैं कि बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। अब इनमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एसिड रेन, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लैंड पॉल्यूशन, इकोलॉजी, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल ऑक्सीजन
डिमांड, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को इस लेवल पे पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चे अपने एनवायरनमेंट को, उसकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की बात करें, हम प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहे थे ना, तो जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि द करंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज बेटर एट प्राइमरी लेवल, की प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अवेयर किया जाता है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, ईवीएस के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ज़्यादा बच्चे इसको ध्यान से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं ना, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में जाते हैं, सेवन्थ पे जाते हैं, एट्थ क्लास में जाते हैं, तो इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया नहीं जाता, इसको सोशल साइंस साइंस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इससे इसके जो इम्पोर्टेंस है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा। और इससे क्या होता है कि जो टीचर्स भी होते हैं कई बार वो भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, मेन होता है कि चलो बच्चों को साइंस पढ़ानी है, फोकस क्या होता है कि बच्चों को साइंस पढ़ानी है, मैथ्स पढ़ानी है, घर वालों का भी प्रेशर बच्चों को होता है कि बच्चा इंग्लिश अच्छे से सीखेगा, साइंस सीखेगा, मैथ सीखेगा, तो इन चीज़ों पे बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का फोकस होता है कि बच्चे अच्छे से नंबर लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो फिर समझने की जगह अच्छे नंबर लाने, रट्टा करने, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो विद्यार्थी पर्यावरण के मुद्दों को समझने की बजाय रटने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और 11th 12th क्लास में देखते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो हमारे जो करिकुलम में हम इसकी जो स्थिति है पहले से बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि फिफ्थ क्लास तक भी हम देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। सिक्स से लेकर 10th क्लास में भी देखते हैं तो जियोग्राफी और साइंस में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो इससे स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं स्टार्टिंग से ही वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी हद तक अवेयर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि स्कूल्स में एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड। चाहे हम पोस्टर कंपटीशन की बात करें, चाहे हम प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण जो साल में होते हैं, ठीक है, इस बारे में डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, चर्चाएं होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान की भी जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो कई सारे अभियान होते हैं, टाइम टाइम पे स्कूल्स में होते रहते हैं, तो बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पर तो बहुत अच्छे से ध्यान में दिया जाता है। उसके बाद जो है साइंस और सोशल साइंस के रूप में बच्चों को उसमें बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी हद तक देखते हैं कि बच्चे अपने एनवायरमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चे काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में हम किन की बात करेंगे? हम एनर्जी की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ऊर्जा और खनिज। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे कि एनर्जी की हम बात करेंगे, मिनरल्स की हम बात करेंगे। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम किन दो रिसोर्सेज की बात करेंगे? हम एनर्जी की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ऊर्जा और खनिज। और हम देखेंगे, जानेंगे कि इनके कंजर्वेशन में इंडिविजुअल और कम्युनिटी, व्यक्ति और समुदाय दोनों की क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की भूमिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक संसाधन को प्राकृतिक पर्यावरण के किसी भी घटक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चाहे हम इसमें एयर की बात करें, वाटर की बात करें, लैंड की बात करें, फूड की बात करें, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा हमें दी गई हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
these resources help in fulfilling our needs, कि ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए these are also known as life support system, कि इन्हें जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके, लेकिन हमने अपनी लालच में, अपने फायदे में हमने क्या किया, इन रिसोर्सेज को ही हमने ज़्यादा से बड़ी मात्रा में ख़त्म करना शुरू कर दिया। इन रिसोर्सेज को हमने बर्बाद किया, इन रिसोर्सेज को हमने पॉल्यूटेड कर दिया। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो हवा भी साफ नहीं है, पानी भी साफ नहीं है, ठीक है। जमीन को भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे फर्टिलाइज नहीं रही, खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया, बहुत रिसोर्सेज दिए, लेकिन हमने क्या किया, अपने लालच के कारण, अपनी जो ज़्यादा आवश्यकता है उसके कारण हमने इनको खराब करना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब बात किसकी की जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात की जा रही है। क्योंकि अगर ये संसाधन ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है, इस संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इन जो रिसोर्सेस हैं इनको इनके संरक्षण की, इनके कंजर्वेशन की जरूरत है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन रिफर्स टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सोइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स की। संरक्षण का क्या तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका सही प्रकार से उपयोग करना है, इस तरह से उपयोग करना है कि ये ज्यादा मात्रा में खत्म भी ना हो और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये मिल सके यूज करने के लिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि आप इस तरह से यूज करो कि आप, आपकी जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना आप प्रयोग करो, उससे ज्यादा प्रयोग मत करो, ठीक है। और इस तरह से आपको प्रयोग करना है कि संसाधनों का काफी सारा हिस्सा आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचे। ऐसा नहीं कि आप आज ही सारा उसको खत्म कर दो। तो जितना यूज है उतना आपको प्रयोग करना है। दीज आर प्रोवाइडेड बाय आवर नेचर टू फुलफिल आवर नीड्स, की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, कि जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उसका हमें समझदारी से यूज करना है, ठीक है। जितनी नीड हो उतना यूज करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आपको आधा गिलास पानी पीने का मन है तो आधा गिलास पानी लेना, ये नहीं कि आप एक गिलास पानी लें, आधा पिए आधा खराब कर दे। आप रूम में बैठे हैं, पंखा चलाया, रूम के बाहर गए तो आप पंखे को, आपने लाइट को, पंखे को चलता छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको प्रयोग करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। तभी हम ये जो रिसोर्सेस है इनको सही तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। एवरी पर्सन हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो फूड है, भोजन है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पानी का जो रिसोर्सेज हैं, बिजली का, इन सब का सही प्रकार से यूज करो, ठीक है। आवर फ्यूचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारा भविष्य इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। चाहे हम वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फूड की बात करें, लकड़ी की बात करें, एवरी पर्सन शुड यूज दीज रिसोर्सेज केयरफुली, कि प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों को ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की क्या भूमिका है। तो जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एनर्जी को हम किस तरह से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पहले 100 वोल्ट के बल्ब आते थे ना, उसकी जगह हम CFL या LED लाइट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि पहले जो लाइट हमें 100 वोल्ट्स में मिलती थी, अब वही हमें आप 5 वोल्ट का लोगे, 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, जब आप LED की लाइट लोगे तो यहाँ पर आपको उतनी पावर इसमें मिल जाएगी। तो इससे आपकी जो बिजली है काफ़ी बचेगी। और आप अगर रूम में ना हो, ठीक है, रूम छोड़ के बाहर जाओ, तो जो पंखा है, जो बिजली का है, टीवी है, इन सबको आपको बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा, ठीक है, आप अपनी घरों में क्या कर सकते हैं कि जो बड़ी विंडो है, ठीक है, छोटी विंडो की जगह आप बड़ी विंडो का यूज कर सकते हैं। क्योंकि विंडो अगर बड़ी होगी तो बाहर से लाइट घर में ज्यादा आएगी, तो इससे घर में अलग से आपको
दिन के टाइम लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने घर को बना सकते हैं, इस तरह से रोशनदान खिड़कियां ज़्यादा रख सकते हैं ताकि आपके घर में दिन के टाइम में घर के अंदर बल्ब जलाने की जरूरत ना पड़े। तो इससे क्या होगा, इससे भी एनर्जी बचेगी। ठीक है, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कीजिए। आजकल आप फ्रिज लोगे, एसी लोगे। ठीक है, इस तरह के जब आप चीज़ें लेते हो तो उसमें पहले से ही एनर्जी सेविंग के लिए स्टार्स आते हैं। ठीक है, तो आप उन उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, एसी की बात करें, जो एनर्जी को ज़्यादा बचाते हैं, जो एनर्जी को ज़्यादा सेव करते हैं, उस पर लिखा रहता है। ठीक है, इसके अलावा यूज ऑफ नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो देखिए ऑफिसेज भी होते हैं तो बिल्डिंग जो होती है मिरर की होती है ताकि दिन में किसी तरह की कोई लाइट का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो आप जो नेचुरल लाइट है, जो घर से बाहर की दिन में जो लाइट है, आप उसका यूज कर सकते हैं। घर में अगर आप बाहर से लाइट आ रही है तो आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप एसी का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि एसी का टेम्परेचर आप बिल्कुल 16-17 कर लो। जो एक एवरेज जो गवर्नमेंट भी कहती है कि 24 जो है आप उतना यूज करें। ठीक है, तो उससे एनर्जी कम होगी। और कार पुलिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि अगर आपके, जैसे हमने बात की कि आपके घर के आसपास के अगर लोग, मान लो 2-3 लोग हैं, अगर आप जॉब आपकी कहीं जो ऑफिस है आसपास ही है या सेम ऑफिस है, तो आप अपना अलग अलग व्हीकल की जगह आप एक ही साथ, कार है तो इकट्ठे 3-4 लोग बैठ के जा सकते हैं। तो इससे भी तो संसाधन बचेंगे। ठीक है, इससे भी तो पेट्रोल बचेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने निजी जो व्हीकल्स हैं उसकी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे हम मेट्रो की बात करें, बस की बात करें, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, की खनिजों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की क्या भूमिका है। तो देखिए, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं ना, तो मिनरल्स आर सब्सटेंसेस नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ, की खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से बनते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस नेचुरली, कि खनिज प्राकृतिक रूप से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा जमीन में ये सारी चीज़ें अपने आप बनती है। तो इसके कुछ एग्जांपल, चाहे हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, फॉस्फोरस की हम बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, क्वार्ट्स की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय रिसाइकलिंग और अल्टरनेटिव यूज। इसकी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इस खनिज जो है, इसको हम कैसे, इसको हम रिसाइकल करके, ठीक है, या वैकल्पिक उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम नए खनन करने से अच्छा क्या है कि जो पुराने हमारे पास धातु हैं, जो आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरह के जो हैं, उनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कोल, की कोल की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोल की जगह जो बिजली उत्पन्न हो रही है कोल के थ्रू, उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, एक अल्टरनेट ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अडोप्टिंग अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू यूज ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, की जो भी हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, मिनरल्स का प्रयोग करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें ताकि हम इसका सही तरीके से यूज कर सके। ऐसा ना हो कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते चल जाएं और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उसका हम यूज ना करें, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के मिनरल्स को यूज करें तो इसका रिसाइकिल करें। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव जो यूजेस है उसका प्रयोग करें। प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल कंजर्वेशन, की खनिज संरक्षण के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, चाहे मीडिया के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं, कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में विजिट कर सकते हैं। एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हैबिट्स, की जिम्मेदार उपभोग की आदतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, जिम्मेदार उपभोग की आदत का मतलब है कि जितना जरूरत हो उतना ही प्रयोग करें, आप रिसाइकिल करें, रीयूज करें। ठीक है, तो इन चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो मिनरल्स है, जो हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, इनका आप सही तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं
और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे प्रेजेंट टाइम में भी आपको भी फ़ायदा होगा, आगे आने वाली जनरेशन हो गया उनके लिए भी फ़ायदा होगा, वो भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें बर्बाद करेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी। और इससे क्या होगा कि जो हम ह्यूमन अपनी लाइफ की बात करते हैं, ये भी खतरे में पड़ सकते। आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। और कौन सा पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, कि वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका है। ठीक है, तो अक्सर जब हम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारा क्या रोल है, तो अक्सर हमें कहते हैं ना कि भाई आप जो पन्नी है, जो पॉलीथीन है, उसको उसको आपको जलाना नहीं चाहिए, जो प्लास्टिक है उसका कम यूज़ करना चाहिए, जो कूड़े कचड़े हैं उनको पानी में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसी करें कि जब हम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल का हमारा क्या रोल है, हम किस तरह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ठीक है, तो पूरा देखिएगा ताकि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे और एक बार आप वीडियो देख लें तो आपको ये जल्दी से याद हो जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, की वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, प्रदूषण की, कि प्रदूषण क्या होता है। तो देखिए मैरियने विलियमसन ने पॉल्यूशन के बारे में एक बहुत अच्छी बात की है। क्या इन्होंने बात की है कि द एंटायर प्लेनेट इज आवर होम, कि पूरा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा घर है। हम अपने घर को कैसा रखते हैं, साफ सुथरा सुथरा रखते हैं। और जब हम पृथ्वी को अगर अपना घर मान के चलें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पृथ्वी को, अपनी अर्थ को, अपने प्लेनेट को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, द एंटायर प्लेनेट इज आवर होम, कि पूरा ग्रह हमारा घर है, लेकिन वी आर द ओनली स्पीसीज, की पृथ्वी पे रहने वाले जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी प्रजाति हैं, उनमें सिर्फ इकलौता ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है डेट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय आवर ऑन हैबिटेट, कि उसने व्यवस्थित रूप से अपने आवास को नष्ट किया है। बात किसने कही है, मैरियने विलियमसन ने, जो बिल्कुल सही कही है कि जब हम देखते हैं अपने पृथ्वी पर जितने हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनमें से एक इंसान ही इकलौता है जिसने अपने पर्यावरण को नष्ट किया है, उसको पॉल्यूटेड किया है। ठीक है, तो यहां से जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन इज अ मैन मेड डिजास्टर, कि प्रदूषण एक मानव निर्मित आपदा है। प्रकृति ने, हमारी नेचर ने हमें सब कुछ दिया, हमें लाइट दी, हमें एयर दिया, वाटर दिया, खाने के लिए खाना दिया, सब कुछ प्रकृति ने हमें दिया। हमने क्या दिया, हमने उसको पॉल्यूटेड कर दिया, हमने उसको गंदा कर दिया। इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट डे बाय डे, कि ये दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को नष्ट कर दिया। कौन, प्रदूषण। लेकिन किसने किया, हमने किया। देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर, वाटर, सॉइल। और आजकल देखते हैं जो अलग अलग, जो इतनी सारी गाड़ियां हो गई, इतनी सारी रोड पे व्हीकल्स हो गई हैं, ठीक है, तो एक नए तरह का पॉल्यूशन जो हो गया, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस साल ये अलग पॉल्यूशन है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम अ ग्रेट थ्रेट टू मैनकाइंड, की प्रदूषण की समस्या मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। पानी गंदा हो गया, खाना गंदा हो गया, हवा गंदी हो गई। जब सब गंदी हो गई तो हमारी जो बॉडी है वो भी हमारा साथ देना बंद कर दी। इंसान का जो शरीर है बीमारियों का घर बन गया। हम प्रकृति के साथ नहीं चले, प्रकृति से बिल्कुल अपने फायदे के लिए हमने प्रकृति को छोड़ दिया, हमने उसको बर्बाद कर दिया, तो धीरे धीरे हम भी बर्बाद हो रहे हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इट इज नेसेसरी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसलिए ये जरूरत है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज के टाइम और आगे आने वाला जो टाइम है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, हम इस दिशा में काम करें। एवरी पर्सन शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, की प्रत्येक व्यक्ति की प्रदूषण को कम करने में, इसकी रोकथाम करने में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं रोल ऑफ द
इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि वो को साइकिल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग वेन एवर पॉसिबल, कि अगर मान लो आप अपने घर के आसपास की कहीं जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप वॉक करके भी आराम से पहुंच सकते हैं कम टाइम में, तो फिर वहां पे आपको बाइक गाड़ी का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक करके जाइए, आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप साइकिलिंग कीजिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। इसके अलावा यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर मोर ऑफन, कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो का यूज कीजिए, आप बस का यूज कीजिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है, ठीक है, सीएनजी बस चल रही है, आप इनका यूज कीजिए। तो जब आप इस तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप इनका यूज करेंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम होगा, सड़क पे गाड़ियां कम होगी, गाड़ियां कम होंगी तो धुआं कम होगा। इसके अलावा आपके पास जो गाड़ी है, जो बाइक है, जो कार है, टाइम टाइम पे उसका जो पोल्यूशन चेक सेंटर होता है वहां पे चेक करवाइए कि आपकी गाड़ी से कितना पोल्यूशन निकल रहा है, कितना स्मोक निकल रहा है। ठीक है, जांच करवाइए, अगर ज्यादा हो तो उसको ठीक कीजिए। और जैसे रेड लाइट पे आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, रेड लाइट पे रोकते हो, अगर वहां पे रेड लाइट है तो अपने इंजन को बंद कर दें। इसके अलावा यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवी का टाइम है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। और अननेसेसरी जो प्लास्टिक की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, ये चीजें ना जलाएं, इससे भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। ठीक है, स्टे इंडोर्स ऑन हाई पॉल्यूशन डेज, की जब हाई पॉल्यूशन डे होता है, जब प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पे आ जाता है, तो घर में ही रहिए। और कार पूलिंग, देखिए कार पूलिंग का मतलब है शेयरिंग। अगर मान लो आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे आसपास ऑफिस है, तो आप अपनी अपनी गाड़ी ना ले जाके एक ही के साथ चले जाइए। तो इससे क्या होगा, रोड पे कम व्हीकल होंगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो शेयरिंग केयरिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर मान लो आप घर में हो, घर से जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो अगर बल्ब मतलब लाइट की जरूरत नहीं है, फैन की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बंद करें। क्योंकि आप बिजली का कम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, बिजली किससे है, कोल के थ्रू बनती है, तो कोल का यूज कम होगा, प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जो है उसको उगाने चाहिए, ट्री प्लांटेशन। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन में हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है। तो सबसे पहली चीज है, डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल और प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज, की रसायन तेल या प्लास्टिक को जल स्रोतों में ना डालें। आजकल हम देखते हैं जो नदियां गंदी हो रही हैं, तालाब गंदे हो रहे हैं, झील गंदी हो रही है, क्यों गंदी हो रही है, उसमें केमिकल्स जा रहा है। ठीक है, उसमें तेल प्लास्टिक ये सारी चीजें जो वेस्ट हमारा सारा है हम उसमें डाल देते हैं तो गंदी हो जाती है। प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, की पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की जगह हम जूट का यूज कर सकते हैं। हेल्प क्लीन वाटर बॉडीज फ्रॉम, अलग अलग जो गार्बेज है जो वाटर में जाता है, जैसे पानी में, नदियों में, तालाब में, झील में, जो कूड़ा कबाड़े का ढेर होता है, हमें उसको स्वच्छ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो एनजीओ से, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दिशा में काम करते हैं, हमें उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। घर के कचरे को कभी भी हमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए। और टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे घर घर जाकर, तो टाइम टू टाइम हमें इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है, इक्विटेबल यूजेस फॉर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, की सतत आजीविका के लिए संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। तो देखिए, जब हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करते हैं, सतत आजीविका की बात करते हैं, तो हमें रिसोर्सेज का, संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है कि हम भी उसको यूज कर लें और आगे आने वाले जनरेशन, उनके लिए भी चीजों की कमी ना पड़े। तो इसलिए हम कह रहे हैं न्याय संगत उपयोग, इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या होता है और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों का इक्विटेबल यूज कर सकते हैं, न्याय संगत उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा।
आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करते हैं, सतत आजीविका की बात करते हैं। तो दिस मीन्स एंश्योरिंग दैट पीपल कैन मीट देयर नीड्स की, इससे तात्पर्य क्या है? ये सुनिश्चित करना है कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके, लेकिन इस तरीके से पूरा करें कि पर्यावरण, हमारे एनवायरमेंट या जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करें, लेकिन इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान ना हो, और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। तो इस तरीके से हमें अपनी आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं पूरी करनी है। और इससे क्या फायदा होगा? दे कैन फोकस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि इससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीज मतलब सभी के फायदे के लिए है कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं ना, हमारी जो जरूरतें हैं, बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, ये सारी जरूरतें हम पूरा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, हर कोई अपनी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन हमारी जितनी जरूरत है हमें सिर्फ उतने ही संसाधन का यूज करना चाहिए। जरूरत जितने की नहीं है हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए। पानी उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, बिजली उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है। हम व्हीकल से जाते हैं उसको उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, जरूरत ना है तो फिर हम उसको यूज ना करें। ठीक है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं की इस तरह से पूर्ति करनी है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां उनको भी, उनके लिए भी रिसोर्सेज कम ना पड़े। तो ये हमारे इकोनॉमिक के लिए भी अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, की सतत आजीविका के लिए संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। तो देखिए, जब हम बात करते हैं संसाधनों का समतापूर्ण उपयोग बेहतर जीवन हेतु संसाधनों के न्याय संगत वितरण और प्रबंधन को संदर्भित करता है। जैसे हमने बात की कि इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज रिफर टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ बेटर लाइफ, की एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको एक व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। नेचर प्रोवाइड अस विथ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, की प्रकृति ने, हमारे नेचर ने हमें जीवन जीने के लिए हवा, पानी, लाइट, खाना, ये सारी चीजें हमें दी है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो रिसोर्सिस जो है ना, पूरी दुनिया में देखें, अलग अलग स्टेट में देखें, तो हर जगह इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं नहीं होती। ठीक है, कहीं हिली एरिया है तो कहीं प्लेन एरिया है। तो इस तरीके से देखते हैं जो रिसोर्सिस है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रिसोर्सेस लाइक सॉइल, वाटर एंड फूड आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, की मिट्टी, पानी, खाद जैसे संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इन इन चीजों के लाभों से जो है वंचित हैं। हर किसी को ये तो मिल ही नहीं पाता। इसलिए ये जरूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग कम्युनिटीज, की प्राकृतिक संसाधनों को समुदाय के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। दिस विल फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, की इससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्ट टू यूज रिसोर्सेज इक्विटेबल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, की सतत आजीविका के लिए संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के तरीके। हम किन तरीकों से जो रिसोर्सेज हैं उनका सही प्रकार से यूज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिना अपने नेचर को हानि पहुंचाए, बिना आगे आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान पहुंचाए। तो देखिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, की जो जंगल की जो भूमि है ना, ठीक है, हमें उसको एग्रीकल्चर लैंड में नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की वजह से हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जब हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो रिसोर्सेस हमारे ऑलरेडी कम हो रहे हैं, क्योंकि जंगलों से, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। जब हम अपने फायदे के लिए इनको काटेंगे तो फिर नुकसान हमें है। तो इसलिए हमें अपने जो जंगल है उनको नहीं काटना। और एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो जो ऑलरेडी जो जमीन है उसका हमें सही से यूज करना है। मौजूदा कृषि भूमि का उपयोग बहु फसल के लिए करें।
कि जो मौजूदा भूमि है हमें एक पे जितनी है उसी में हम अलग अलग करके फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हम फर्टिलाइज की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, केमिकल्स की बात करते हैं, उसका अपने खेतों में ज़्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि इससे ज़मीन खराब होती है। और जो हम रेन वाटर की बात करते हैं तो उसको हमें कंजर्व करना है, किसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू बारिश के पानी को हमें इकट्ठा करना है, और आगे चलकर इसको काफ़ी और जो ज़रूरतें होती हैं उसमें इसका यूज किया जाए पानी का। इसके अलावा यूज ऑर्गेनिक मैन्योर टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए हमें। और प्लास्टिक की जगह में जूट का उपयोग करना चाहिए। अगर घर में बिजली पंखे का यूज ना हो तो हमें स्विच बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, और जो बल्ब है उसकी जगह हमें एलईडी की बात करते हैं, ठीक है, सीएफएल की बात करते हैं तो इनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें एनर्जी कम लगती है। इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम जो पतीला होता है तो उन पर हमें ढक्कन लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि खाना जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, मेक ग्रीन परचेजेस, हरित खरीदारी का उपयोग करें। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लास्टिक और उससे जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हमें जूट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सामान हमें लेना चाहिए। सेव वाटर इन डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज, चाहे हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, हम कूलर की बात करते हैं, नहाने की बात करते हैं, ब्रश की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें। ठीक है, हमारे डेली रूटीन भी आराम से हो जाए और पानी का ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके अलावा जो आपके घर के जो वाटर टेप्स हैं, ठीक है, टोटी हैं, नलके हैं, आप उनको भी टाइम टू टाइम जांच करें, चेक करें कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। इसके अलावा डो नॉट कीप द टेप ओपन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, कि जब भी आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप वाटर टेप को बंद कर दो, उसको खुले ना छोड़ें। और यूज वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर अदर पर्पस, की कपड़े धोने के लिए जब आप पानी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो पानी आप कपड़े धोने के बाद जो बच जाता है तो उसको आप अलग अलग कामों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट में आप उसका यूज कर सकते हैं। और ट्राई टू गेट एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि जो इन्वर्टर जो है, ठीक है, सोलर इन्वर्टर का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो ट्राई टू गेट एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा का प्रयोग करें। घर की खिड़कियां बड़ी बनवाएं ताकि दिन में बल्ब की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं जाना है तो उसके लिए गाड़ी की जगह आप वो करके जाएं, साइकिल से जाएं। तो ये सारी चीजें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। गाड़ी से हैं, बाइक से हैं, रेड लाइट पे जब आप गाड़ी मान लो आपको रोकनी हो, ठीक है, रेड लाइट हो या कहीं आप साइड में गाड़ी खड़े तो गाड़ी खड़ी करें तो आप उसको बंद कर दें। इसके अलावा आप कार का भी शेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कार पूलिंग कहते हैं, कि अगर आपके घर के आसपास के लोग एक आसपास कहीं जॉब करते हैं तो आप सब एक ही गाड़ी में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी एयर पोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, हवा शुद्ध होगी। तो ये सारे तरीके हैं। आज के टाइम में बात करें तो हम देखते हैं कि पॉल्यूशन जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से फैलता है, तो आप ई व्हीकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जो केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, इनको आप जो वाटर बॉडीज है उसमें नहीं डालें। ठीक है, जो पानी की जो स्रोत हैं, तालाब है, झील है, नदियां हैं, उसको साफ करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, योगदान। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में कहते हैं आईटी। ठीक है, तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट अवेयरनेस, की पर्यावरण जागरूकता में आईटी का सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी के बारे में। तो देखिए, जब हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आईटी इज कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन।
एक एग्जाम्पल के लिए लें, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते हैं तो उसको स्टोर करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जिसके साथ शेयर करना होता है आप उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो आईटी की जब हम बात करते हैं तो आईटी में भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको दूसरों के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। सेम आप अपने मोबाइल को ले लो, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्या करते हो, प्राप्त करते हो इंफॉर्मेशन को, उसको स्टोर करते हो और उसके बाद आप दूसरों के साथ उसको शेयर करते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस टास्क, क्योंकि इन कार्यों में, जब अभी हम आज के टाइम पे तो देखते हैं कि मोबाइल का काफ़ी यूज हो रहा है, लेकिन पहले जब मोबाइल इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो उस टाइम क्या होता था, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस टास्क, की इन कार्यों में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन इसको रिसीव किया जाता था, यहाँ पर उसको स्टोर करके फिर उसको बाद में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता था। तो दस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि पहले इसमें कंप्यूटर का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। और आज के टाइम की अगर हम बात करें, नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट हो गया है, ठीक है। फिर हम चाहे इंटरनेट की बात करें, हम कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इस सारी चीज़ों की बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन भी इसके साथ जुड़ गया है। आप देखिए फ़ोन के माध्यम से हम देखें, ठीक है, क्या होता है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप आराम से अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम हो गया है, चाहे चाहे हम इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले आईटी था, लेकिन फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहने लगे, आईसीटी कहने लगे। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली नोन एज आईसीटी, की इस वजह से इन सभी को सम्मिलित रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, इसमें इंटरनेट है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, सारी चीज़ें आईसीटी का पार्ट है। इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनियंट, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, कि इससे क्या हो गया है, जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको एक दूसरों तक पहुंचाना, काफ़ी उसका उपयोग करना, ठीक है, उसको समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और आज के टाइम तो इसको हम आईसीटी कहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट अवेयरनेस की, पर्यावरण जागरूकता में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ठीक है, इसका क्या रोल है। तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस तरह से इसके माध्यम से जो पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो देखिए इसके माध्यम से जब हम आईसीटी रिसोर्सेज की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो इसके माध्यम से, ठीक है, हमें जो एनवायरमेंट है, ठीक है, इसके बारे में, एनवायरनमेंट है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, हमें अवेयरनेस होती है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो हम बात करते हैं एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है इसकी, ठीक है। तो इसके बारे में हमें हमारे एनवायरनमेंट की जो स्टेटस है, ठीक है, जो कंडीशन है, वो चीज़ें हमें पता चलती है। इट टेल्स अबाउट एयर एंड वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन की, इससे हमें पता चलती है कि चाहे हम वाटर क्वालिटी की बात करें, हम एयर क्वालिटी की बात करें, ठीक है, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की, क्लाइमेट कंडीशन की, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। कि मान लो अचानक से जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, स्टॉर्म, तूफान, आंधी, ये सारी चीज़ें आती हैं, बारिश आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इससे इन चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस होती है, जंगल में आग लग जाती है तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें आईटी के माध्यम से जो नॉलेज है जल्द से जल्द हमें मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, की यह पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर हमें मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है,
ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन है, ठीक है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आप जब विकिपीडिया और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको दुनिया भर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन चीज़ों के बारे में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हजार्ड, की यह पर्यावरणीय खतरों को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आपको चीज़ें पता चलेंगी, प्रॉब्लम पता चलेगी, तभी तो आप एक्शन का रिएक्शन करोगे, तभी तो आप उसको दूर करने का प्रयास करोगे। ठीक है, आप एनवायरनमेंट के बारे में अगर मान लो गूगल पे सर्च करते हो क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें आपके सामने पता चल जाएंगी। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हजार्ड, के पर्यावरणीय खतरों को कम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कि इससे हमें क्या पता चलता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम अपने साधनों का किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसका सही से यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, की पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वच्छता से सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है, हाइजीन को बढ़ावा दे सकते हैं, हमारा क्या रोल है, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आईटी के माध्यम से आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। It helps in facilitating global collaboration and knowledge sharing among researchers, policymakers and conservationists, की यह शोधकर्ताओं, नीति निर्माता और जो संरक्षणवादी के बीच वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड का टाइम अगर हम लेते हैं, तो उस टाइम देखो कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी, चाहे मेडिसिन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, पल भर में, सेकंड में, मिनटों में पूरे दुनिया के कोने में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती थी। तो हर कोई जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती थी, हर कोई उसके उससे अवेयर रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, हमें तुरंत हमारे फ़ोन तक, हमारे टीवी के माध्यम से हमें पता चल जाती थी। इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट द वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके के विषय में जागरूक करता है। किस तरह हम सही पानी का, वाटर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको गंदगी से बचा सकते हैं, किस तरह से हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, जो एरिया है, तो यह वन क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, ठीक है, ओशन की बात करें, रिवर्स की बात करें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें आईटी के थ्रू, आईसीटी के थ्रू हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम क्या, आईसीटी क्या करता है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमें सारी जानकारियाँ देता है। हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है, रोल ऑफ मीडिया इन एनवायरमेंट अवेयरनेस, की पर्यावरण जागरूकता में मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया का क्या रोल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे मीडिया के बारे में, कि मीडिया है क्या। तो देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, की मीडिया से तात्पर्य क्या है, संचार का माध्यम। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू मीडिया, कि मीडिया के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। हम न्यूज़ चैनल की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जन जन तक पहुंचता है, सभी लोगों तक पहुंचती है। इट इज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग न्यूज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन और आइडिया टू द पब्लिक, कि यह किसी समाचार, सूचना, मत या विचार को जन जन तक पहुंचाने का साधन है। कहीं पर भी दुनिया में कुछ होता है तो तुरंत मीडिया के माध्यम से हमें पता चल जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फ़ोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और देखिए, मीडिया के बारे में एक जो बहुत बड़ी चीज़ क्या है, कि पीपल आर इन्फ्लुएंस बाय कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू दिस, कि इसके जरिए लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचती है, इसका लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, लोगों का जो माइंडसेट चेंज करने में,
मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया हैज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, कि मीडिया जनमत को संगठित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मीडिया पल भर में किसी को भी आसमान पर पहुंचा सकता है, किसी को भी जमीन पे ला सकता है, किसी को भी हीरो बना सकता है, किसी को भी जीरो बना सकता है। मीडिया में पावर है। तो द रोल ऑफ मीडिया इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द पब्लिक अवेयर, कि जनता को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर हम देखते हैं, चाहे हम पोलियो की बात करें, चाहे हम किसी साफ सफाई की हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो मीडिया के थ्रू ही जन जन तक ये सारी चीजें तुरंत पहुंच जाती है। लोगों को अवेयर करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो माध्यम है, क्या है? मीडिया है। तो मीडिया एजुकेट्स पीपल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि मीडिया लोगों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के बारे में शिक्षित करता है, कि अलग अलग पर्यावरण क्या है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पर्यावरण का नुकसान किस तरह से किया जा रहा है, इसको ठीक करने में हमारा क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया इन एनवायरनमेंट अवेयरनेस की, पर्यावरण जागरूकता में मीडिया की क्या भूमिका है। तो देखिए, मीडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस की, मीडिया पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, इट यूजेस द लेटेस्ट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द प्रेजेंट जनरेशन, की वर्तमान पीढ़ियों के बीच पर्यावरण जागरूकता की जांच और निर्माण के लिए नवीनतम और आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करता है, ताकि लोगों को, बच्चों को, हमारा जो यूथ है उनको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में, हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें मीडिया से पता चलती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, की समाचार पत्र की बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, बुक्स की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल इशू हैं, ठीक है, इन चीज़ों से हमें उसके बारे में पता चलता है, हम अवेयर होते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन कैन ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, कि रेडियो और टेलीविजन भी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी पहुंच हर घर तक होती है। तो लोगों को अवेयर करने में इनका योगदान, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल इशू कैन ऑल्सो बी शेयर थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, ठीक है, ये सारे के सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा भी जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। और हम अक्सर अपने टीवी में डिस्कवरी चैनल देखते हैं, हिस्ट्री चैनल देखते हैं, ठीक है, नेशनल जियोग्राफी देखते हैं, इस तरह के जो चैनल हैं इससे भी हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, पता चलता है। और दिस मीडिया प्रोग्राम हेल्प इन क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड पीपल बाय एक्सप्लोरिंग द नेचुरल इनहेबिटेंट्स, रिसोर्सिस एंड प्रॉब्लम्स, की ये मीडिया जो कार्यक्रम है, चाहे हम डिस्कवरी पे देख रहे हैं, नेशनल जियोग्राफी पे देख रहे हैं, हिस्ट्री पे देख रहे हैं, तो ये मीडिया कार्यक्रम प्राकृतिक निवासियों, संसाधनों, समस्याओं की खोज करके प्रकृति और लोगों के बीच एक बंधन बनाने की कोशिश करते हैं। इन अलग अलग मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से तो हमें अपने नेचर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, जो एनवायरमेंटल इशू हैं इनके बारे में हम पता चलता है, हम अवेयर होते हैं। मीडिया हैज प्रूव टू बी एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि मीडिया दुनिया भर में पर्यावरण शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुआ है। जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इन मीडिया के जो अलग अलग संसाधन के माध्यम से अवेयर हो सकते हैं, अपने प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इट एजुकेट पीपल अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न, कि लोगों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में शिक्षित करता है। टुडेस यंग जनरेशन यूजेस सोशल मीडिया, इंटरनेट प्लेटफॉर्म मोर, की आज की युवा पीढ़ी देखें तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आर कनेक्टिंग टुडेज जनरेशन, की ये सारी चीज़ें आज के लोगों को जोड़ती हैं। एंड एनवायरमेंटल इशू कैन बी कंटिन्यूसली डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, की इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एनवायरमेंटल इशू है उसके बारे में डिस्कस की जा सकती है। और इट क्रिएट्स अ डिजायर इन पीपल टू सेव मदर अर्थ, की लोगों में धरती माता को बचाने की इच्छा पैदा करते हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो देखिए, टूरिज्म के बारे में तो आप सबने सुना होगा।
और आप अलग अलग जगह की यात्राओं पर गए भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इको टूरिज्म की। तो हम माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि इको टूरिज्म क्या है, क्या नॉर्मल टूरिज्म जैसा ही है या कुछ अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम इको टूरिज्म की ही बात करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि एनवायरमेंट अवेयरनेस में इको टूरिज्म का क्या रोल है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं ना, तो इसको हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली टूरिज्म। मतलब एक ऐसा टूरिज्म जिसमें आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हो, फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप वहां पर घूम रहे हो, चीजों को देख रहे हो, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इको फ्रेंडली टूरिज्म। ये इमेजी से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में आप जा रहे हैं, वहां पर वॉक कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इको टूरिज्म है कि आप फॉरेस्ट एरिया में नेचुरल एनवायरनमेंट में जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर बिना किसी कोई नुकसान पहुंचाए आप वहां पर देख रहे हो, वहां की चीजों के बारे में जान रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के टूरिज्म को हम इको टूरिज्म कहते हैं। तो इको टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ ट्रेवल, कि इको टूरिज्म एक प्रकार की यात्रा है, एक प्रकार का टूरिज्म है। इट फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट एंड लर्निंग अबाउट द लोकल कल्चर, कि यह पर्यावरण के संरक्षण और स्थानीय संस्कृतियों में जो स्थानीय संस्कृति है उनके बारे में जानने पर केंद्रित है। नॉर्मल आप जब मान लो शिमला जा रहे हो, आप मनाली जा रहे हो, इस तरह से अलग अलग जगहों पे जब आप घूमने जाते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ मतलब यहीं से आप क्या करते हो कि होटल की बुकिंग करवा लेते हो, कार की बुकिंग करवा लेते हो, ठीक है। वहां पर आप जाते हो, कार से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हो, होटल में रहते हो। लेकिन इको टूरिज्म इससे अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने होटल बुकिंग करवा लिया है, यहाँ पर आप वहां पे जाते हो तो जो वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है, ठीक है, वही आपको सर्विस देती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पर एक घास फूस का जो एक घर बनाया गया है, ठीक है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग करके। तो इको टूरिज्म में आपको इस तरह के जो घरों में रहना पड़ता है जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। जो लोकल कम्युनिटी है आपको उसी तरीके से आपको रहना होता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग टू नेचर एरियाज, नेचुरल एरिया सच एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, की इसमें जंगल और वन्य जीव अभयारण्य जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा शामिल है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली टूरिज्म है, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए आप वहां पर जा रहे हो और वहां के हिसाब से, वहां के कल्चर के हिसाब से आप रह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज अ रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ ट्रेवल, की यात्रा करने का एक जिम्मेदार तरीका है, जहां पर आप कूड़ा कचरा ये गंदगी नहीं फैला रहे, बल्कि आप अपने एनवायरनमेंट को जान रहे हो, वहां पर समझ रहे हो, वहां के लोगों के बारे में आप जान रहे हो, ठीक है। तो इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, जिस एरिया में आप जा रहे हो उस एरिया के बारे में, उस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, वहां के लोगों के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में। इट एम्स टू रिड्यूस हार्म टू द एनवायरमेंट, कि इसका उद्देश्य पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना। कैसे कम करना, आप ऐसे एरिया में अगर जाओगे तभी तो आप उसको अच्छे से जानोगे, समझोगे, लोगों के बारे में जानोगे, वहां की लाइफ को देखोगे, अपनी लाइफ को देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जो नेचर है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम किस तरह से उन लोगों से देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से हम एनवायरमेंट के हिसाब से रह सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट के तरीके से प्रकृति के साथ मिलकर रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। इट बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज, की स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। किस तरह से, क्योंकि जब इस तरह से इको टूरिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, लोकल कम्युनिटी की होती है, जो भी बेनिफिट इसमें होता है वो लोकल कम्युनिटी का होता है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं। जैसे नॉर्मल टूरिज्म में क्या होता है, होटल, आप होटल में गए तो आपने पैसा होटल वालों को दिया, गाड़ी में गए तो आपने गाड़ी वालों को। इको इको टूरिज्म में आप लोकल कम्युनिटी है, वही घर बनाती है, आप वहीं पे रहते हो, तो जो भी इसका बेनिफिट होता है लोकल कम्युनिटी को होता है, ठीक है। तो इट बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज के स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाती है। It involves participating in conservation efforts and supporting local communities, की इससे क्या होगा, संरक्षण के प्रयासों में भाग लेना, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर रख सकते हैं, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा। और इससे क्या होगा, स्थानीय समुदायों को समर्थन करना शामिल है, उनको भी, जो लोकल कम्युनिटी उनकी भी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकेगी, ठीक है। इट हेल्प्स प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, की इससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद इस तरह का टूरिज्म करता है, ठीक है। इट कैन हेल्प
फाइट पॉवर्टी एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, की यह गरीबी से लड़ने और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने पर में मतलब मदद करता है। और इससे क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर होंगे, उनके पास इनकम आएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इट कैन हेल्प प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ लोकल कल्चर, कि इससे क्या होगा, स्थानीय संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आप जाएंगे लोकल कम्युनिटी के, वहाँ के लोगों के साथ रहेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, उनके जो रहन सहन है, पहनावा है, खान पान है, उनकी जो डेली लाइफ स्टाइल है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इससे आप काफ़ी अवेयर हो सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में, किस तरह से फॉरेस्ट से, जंगलों से वो अपनी आजीविका की पूर्ति करते हैं, बिना जंगलों को नुकसान पहुंचाए जंगल में रहते हैं, उसके साथ अपनी लाइफ को जीते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इको टूरिज्म इन एनवायरमेंट अवेयरनेस, की पर्यावरण जागरूकता में इको टूरिज्म की क्या भूमिका है। इको टूरिज्म रिफर टू एज इको फ्रेंडली टूरिज्म, जैसे हमने बात की कि इको टूरिज्म को पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन कहा जाता है, जहां पर पर्यटन तो हो रहा है, आप चीजों को घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। इट इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म एम्ड एट प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग नेचुरल एरियाज, की यह प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पर्यटन का एक प्रकार है। इट्स प्राइमरी एम इज टू एजुकेट ट्रेवलर्स कंजर्व द एनवायरनमेंट, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ट्रेवल्स हैं, जो यात्री हैं, उनको शिक्षित करना, घूमने के साथ साथ उनको शिक्षित करना, बताना कि अपने पर्यावरण का किस तरह से वो संरक्षण कर सकते हैं। इट इनहेंसिस एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल वैल्यूज, की यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रशंसा और समझ को बढ़ाती है। आप जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, तो आपको अवेयरनेस भी होती है और आप वहाँ के लोगों को, उनके एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट भी करते हैं। इट फोकसेस ऑन नेचुरल सस्टेनेबिलिटी, की इसमें प्राकृतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से आप प्रकृति के साथ मिलकर रह सकते हो। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटी, क्योंकि लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक है, उनको इसका बेनिफिट होता है, तो उनको उनकी लाइफस्टाइल, उनकी उनका जीवन जो है और बेहतर होता है। इट ऑल्सो प्लेसेस इन इंटेंस फोकस ऑन लर्निंग अबाउट एंड डेवलपिंग द पीपल हु लिव इन दैट एरिया, कि इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानने और उन्हें विकसित करने पर गहन ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि इस तरह के टूरिज्म में जो सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है, उनका जो जीवन है वो बेहतर होता है। इको टूरिज्म इज अ ट्रेवल स्टाइल, की इको टूरिज्म एक यात्रा शैली है। इट प्रमोट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यह पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देती है। इट हेल्प्स प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, की ये पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती है। और इट प्रमोट्स सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस सच एज इको फ्रेंडली अकोमोडेशन, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं कि यह पर्यावरण के अनुकूलन आवास जैसे स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देती है। इट कैन हेल्प प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम, कि इससे क्या होता है, प्राकृतिक जो संसाधन है, जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, उसको संरक्षित करने में मदद मिलती है। इट कैन इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग टूरिज्म एक्टिविटी, कि यह पर्यटन गतिविधियों की योजना बनाने और प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करता है, कि वो जो भी टूरिस्ट उनको क्या क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह से उनको ठहराना चाहते हैं। इट एजुकेट्स टूरिस्ट अबाउट एनवायरमेंटल एंड कल्चरल इशू, की यह पर्यटकों को पर्यावरण और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है। एंड इट कैन हेल्प पीपल लर्न अबाउट द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड लोकल कल्चर, की यह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति के बारे में जानने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इको टूरिज्म क्या है और एक किस तरह से इसका क्या रोल है एनवायरमेंट अवेयरनेस